हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है साहब का आज के नए वीडियो में। हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में पढ़ रहे थे और मेरे हिसाब से आपको इसके पहले के टॉपिक सारे समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा डीले काम में या वीडियोस में इसलिए हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम पड़ जाता है मेरे को, और भी ज़्यादा बाहरी जो काम होते हैं उनमें मैं बिजी रहता हूँ, या जो भी चीज़ें होती है, क्योंकि लाइफ तो देखो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आदमी बिजी हो ही जाता है। मुझे पढ़ाना भी होता है तो इसीलिए मैं जाता हो सकता है टाइम लेके आ जाता हूँ। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि बीएसए डालना है मेरे को, लेबर लॉ डालना है मेरे को, प्रोफेशनल एथिक्स वाले भी टोटल टॉपिक्स डालने हैं। तो जो भी है मैं डाल दूंगा। एक बार एक दिन मेरे को छुट्टी मिल गई तो मैं वन शॉट डाल दूंगा। एक वीडियो में दो दो तीन टॉपिक डालूंगा। मेरे को तो जितनी जल्दी खत्म कर दूं मेरे के लिए और आसानी होगी ना। तो आप टेंशन ना लो कि कब क्या आएगा, रिलैक्स रहो, जितना आ रहा है उतना पढ़ते चलो, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। 7 सेमेस्टर का ये टॉपिक है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक ये है कि निर्णित वादों तथा उपयुक्त दृष्टांतों की सहायता से हमें बताना है कि क्षेत्राधिकार जो संबंधित सिद्धांतों की हमें क्या करनी है, विवेचना करनी है। जो निर्णित वाद भी हमें यूज करना है, जो उपयुक्त दृष्टांत है उनका भी यूज करना है, और सबकी हेल्प से हमें ये बताना है इसके बारे में क्षेत्राधिकार संबंधित जो सिद्धांत होते हैं उनकी हमें विवेचना करनी है। चलो भाई शुरू करते हैं टॉपिक्स को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और अच्छा टॉपिक है। क्षेत्राधिकार संबंधित सिद्धांत पहला हो गया अंतरराष्ट्रीय विधि में राज्य की शक्ति। अंतरराष्ट्रीय विधि में राज्य की शक्ति क्या होती है वो देखते हैं। फिर देखते हैं पहला उसमें क्या आ रहा है कि क्षेत्राधिकार की अवधारणा देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुरिडिक्शन वो क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक विधि में, जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक विधि होती है यानी कि क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन, किसी भी संप्रभु राज्य की वह कानूनी शक्ति होती है। जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक विधि हो गया, इंटरनेशनल जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गई, उसमें ये होता है कि जो क्षेत्राधिकार यानी जो जुरिडिक्शन होता है वो किसी भी सॉवरेन, जो कंट्री हो गई, राज्य हो गया, जो भी हो गया, कि वह कानूनी शक्ति होती है जिसके माध्यम से वह व्यक्तियों, संपत्ति या घटनाओं पर अपने नियम को लागू करता है। भाई किसी की जुरिडिक्शन में, किसी के क्षेत्र में जाके आप कुछ भी करोगे तो भाई वो तो उसका एरिया है। जैसे एरिया में नहीं होता है आप किसी के मोहल्ले में जाकर बदमाशी करोगे, उठा के पटक के मारेगा। अपने एरिया में आप वो बदमाशी करें तो आप पटक के मारोगे, क्योंकि आपका वो जुडिक्शन हो गया ना। तो किसी के संप्रभु राज्य में वह उसकी कानूनी शक्ति है इस यही तरीके से, जिसके माध्यम से वह व्यक्ति हो गए, संपत्ति हो गई, या जो घटनाएं होती हैं उन पर अपने नियम को लागू करता है। यह संप्रभुता यानी सॉवरेंटी का एक क्या है, अनिवार्य अंग है। क्योंकि अपने नियम लागू होंगे, अपने हिसाब से चलाओगे तभी वो सॉवरेन कहलाओगे। अगर किसी और के द्वारा चलेगा तो वो सॉवरेंटी नहीं होती। इसी के लिए एक अनिवार्य अंग है जुरिडिक्शन के लिए। क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। क्षेत्राधिकार क्या होता है, मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला हो गया विधायी क्षेत्राधिकार यानी प्रोस्पेक्टिव या लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन। विधायी क्षेत्राधिकार होता है प्रोस्पेक्टिव या लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन, कानून बनाने की शक्ति, अगर तो कानूनी बनाने की शक्ति होती है। फिर न्यायिक क्षेत्राधिकार देखें कि एजुकेटिव जुरिडिक्शन क्या होता है कि विवादों पर निर्णय देने की शक्ति है, जो विवाद हुए उन पर निर्णय देने की शक्ति भी इसमें पास होनी चाहिए। और प्रवर्तन क्षेत्राधिकार वो होता है कि इन्फोर्समेंट जुरिडिक्शन यानी कि कानून को लागू करने की शक्ति, जैसे कि गिरफ्तारी। कानून को लागू करने की शक्ति जैसे गिरफ्तारी भी उसके अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून मुख्य रूप से विधायी क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करता है। अंतरराष्ट्रीय जो कानून होता है वो विधायी क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करता है मुख्य रूप से, जिसके अंतर्गत 5 प्रमुख सिद्धांत है। जिसके अंतर्गत क्या है, 5 प्रमुख सिद्धांत आते हैं। कौन कौन से, फिर देखो क्षेत्राधिकार के प्रमुख सिद्धांत देख लो भाई कौन कौन से। कि क्षेत्रीय सिद्धांत पहला हो गया, क्षेत्रीय सिद्धांत जो प्रिंसिपल बेसिस है जुरिडिक्शन के क्षेत्राधिकार के जो सिद्धांत में से पहला है क्षेत्रीय सिद्धांत, जिसे कहते हैं टेरिटोरियल प्रिंसिपल। जिसे क्या कहते हैं, टेरिटोरियल प्रिंसिपल। क्या होता है कि यह क्षेत्राधिकार का सबसे पुराना और सबसे निर्विवाद सिद्धांत है। यह जो क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन का जो सबसे पुराना सिद्धांत है और ये निर्विवाद सिद्धांत है। इसके अनुसार क्या होता है, एक राज्य को अपने भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जियोग्राफिकल टेरिटरी को क्या होता है, उसके भीतर किए गए सभी अपराधों पर पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। इस वाले जो इसके अनुसार इस क्षेत्राधिकार क्षेत्र सिद्धांत टेरिटोरियल जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार देखें तो उसके अनुसार एक राज्य को अपने भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जियोग्राफिकल जो टेरिटरी होती है उसके भीतर किए गए सभी अपराधों पर पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। उप सिद्धांत देखते हैं यानी कि सब प्रिंसिपल्स देखते हैं वो क्या होगा, उसके प्रकार और परिभाषा दृष्टांत देख लो। इसके प्रकार देखते हैं कि यानी वस्तुनिष्ठ क्षेत्रीयता यानी कि ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियलिटी क्या होती है, इसमें परिभाषा देखें कि अपराध का अंतिम परिणाम इफेक्ट जो होता है, या अपराध का जो एक अंतिम परिणाम जो इफेक्ट होता है भले ही किसी अन्य देश में उत्पन्न हुआ हो। ये जो अंतिम परिणाम इफेक्ट है भले ही किसी अन्य देश में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन यदि वह परिणाम इस राज्य के क्षेत्र में होता है तो इसे क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। उसका कोई भी अपराध हुआ
उसका जो अंतिम परिणाम है उसका इफेक्ट किसी और देश में भले ही हुआ हो, लेकिन अगर वो उस अपराध का या उस जो परिणाम है वो किसी भी राज्य या इस राज्य के क्षेत्र में होता है तो इसे क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। दृष्टांत देखें कि अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति ने कनाडा में किसी सर्वर को हैक करके एक भारतीय बैंक के खाते से पैसे चुराए। ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए कैसे कि अमेरिका में कोई बैठा एक व्यक्ति था, उसने क्या करा कि कनाडा में कोई एक सर्वर को हैक करा और एक भारतीय बैंक के खाते से पैसे चुराए। भारत को वस्तुनिष्ठ क्षेत्रीयता के आधार पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा क्योंकि परिणाम आर्थिक हानि भारत में हुआ। यानी कि भारत को वस्तुनिष्ठ जो होगी उस वस्तुनिष्ठ क्षेत्रीयता के आधार पर क्या होगा कि क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि जो परिणाम आर्थिक इफेक्ट आया है या जो आर्थिक हानि हुई है वो किस पर हुआ है, भारत पे हुआ। अमेरिका में बैठा व्यक्ति था, कनाडा का सर्वर हैक किया और चुरा किसके पैसे लिए, भारत में किसी बैंक अकाउंट से। समझ में आया। एक होती है व्यक्ति परक क्षेत्रीयता, जिसे सब्जेक्टिव टेरिटोरियलिटी कहते हैं। अपराध की शुरुआत या तैयारी यानी जो इनिशिएशन होता है या प्लानिंग होती है इस राज्य के क्षेत्र में हुई हो, यानी जो अपराध की शुरुआत या जो तैयारी है वो इनिशिएशन जो है या प्लानिंग है वो इस राज्य के क्षेत्र में हुई हो, भले ही अपराध का अंतिम परिणाम कहीं और हुआ हो, भले ही अपराध का जो अंतिम परिणाम है कहीं और हुआ हो, लेकिन जो अपराध की शुरुआत है या जो तैयारी है वो इस क्षेत्र में हुई हो, तो भी भाई इसकी अधिकारिता बनी रहती है। ठीक है, देख लो कि यदि एक व्यक्ति ने मुंबई में बैठकर एक ऐसी डिवाइस भेजी जो लंदन में सक्रिय हुई और विस्फोट हुआ। एक व्यक्ति ने क्या करा कि मुंबई में बैठकर क्या करा, एक ऐसी डिवाइस भेजी जो लंदन में सक्रिय हुई और विस्फोट हुआ। भारत को व्यक्ति परक क्षेत्रीयता के आधार पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा क्योंकि कार्रवाई की शुरुआत कहाँ हुई थी, भारत में हुई है। ठीक है, निर्णितवाद देख लो यार, निर्णितवाद कौन कौन से डिसाइड केस लॉस देख लो कौन कौन से हुए। पहला एक फेमस है द लोटस केस। द लोटस केस यानी कि जो फ्रांस बनाम तुर्की के मैटर में आया था 1927 में। वो देखो तथ्य इसमें फैक्ट ये था कि तुर्की के तट से दूर खुले समुद्र में, तुर्की का जो तट था यानी कि जो उसकी एक बॉर्डर है, तट है, लाइन है जो एक, ठीक है, उससे दूर खुले समुद्र में हाई सीज एक फ्रांसीसी जहाज लोटस और एक तुर्की जहाज में टक्कर हो गई। क्या हो गया, एक फ्रांसीसी जहाज था लोटस और एक तुर्की जहाज था, उसमें क्या हो गई, टक्कर हो गई। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप तुर्की के 8 नागरिकों की मृत्यु भी हो गई। भाई एक जो फ्रांसीसी जहाज था लोटस, एक तुर्की जहाज था, उसमें टक्कर हो गई तुर्की के तट से दूर। ध्यान रखना, इसमें फैक्ट ये था कि जैसे जब भी अपने केस वेस होंगे आप लोग आगे चलोगे तो उसमें फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग WS दाखिल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट होता है, वो जब लोग कोई दाखिल करते हैं तो इसलिए तो कार्य करते हैं कि फैक्ट्स क्या है उस वाले इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर एक केस में फैक्ट्स क्या क्या है। फैक्ट्स वही होने चाहिए जो केस से रिलेटेड हो, उसके अगल बगल कोई केस जो फैक्ट जो भी आप लिखोगे वो सब क्या होगा, नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, वो नहीं देखा जाता। भी ऐसा है कि मैं आप अभी पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। तुर्की के तट से दूर खुले एक समुद्र में, तुर्की का तट है उससे दूर एक खुला समुद्र जिसे हाई सीज कहते हैं, उसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी जहाज जिसका नाम था लोटस, एक तुर्की जहाज में टक्कर हो गई। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 8 तुर्की जो नागरिक थे उनकी मृत्यु भी हो गई। तुर्की ने फ्रांसीसी अधिकारी पर मुकदमा चलाया। भाई जो तुर्की ने क्या करा, जो फ्रांसीसी अधिकारी था उसको मुकदमा चलाया। सिद्धांत ये था कि PCIJ यानी अंतरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय होता है, उन्होंने फैसला सुनाया कि तुर्की को क्षेत्राधिकार प्राप्त था। तुर्की को क्या था, क्षेत्राधिकार प्राप्त था, क्योंकि तुर्की जहाज को तुर्की के क्षेत्र का एक हिस्सा माना गया था। क्योंकि जो तुर्की जहाज था वो है तो तुर्क का ही, तो तुर्की क्षेत्र का एक हिस्सा माना गया, फ्लैग स्टेट जुरिडिक्शन। और चूंकि तुर्की के नागरिकों की मृत्यु भी हुई है इसीलिए अपराध का प्रभाव इफेक्ट तुर्की पर पड़ा है। निष्कर्ष ये निकला कर इस केस ने वस्तुनिष्ठ क्षेत्रीय सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय कानून में मजबूत किया था। इस केस ने क्या करा, जो वस्तुनिष्ठ क्षेत्रीय सिद्धांत उसको इस अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल लेवल पे कानून पे क्या करा, मजबूत किया। दूसरा देखते हैं राष्ट्रीयता सिद्धांत। राष्ट्रीयता सिद्धांत क्या होता है, ये सब सिद्धांत भाई आते हैं तो ध्यान से पढ़ो। ठीक है, नेशनैलिटी प्रिंसिपल देख लो। यह सिद्धांत एक राज्य को अपने नागरिकों यानी कि जो नेशनल्स पर क्षेत्राधिकार लागू करने की अनुमति देता है। ये सिद्धांत क्या करता है, एक राज्य को क्या करता है, अपने नागरिकों यानी जो नेशनल्स होते हैं उन पर क्षेत्राधिकार लागू करने की अनुमति देता है, भले ही वे नागरिक अपने राज्य के क्षेत्र से बाहर यानी कि विदेश में कोई अपराध करें। राष्ट्रीयता सिद्धांत वो होता है कि यह क्या करता है, यह सिद्धांत एक राज्य को अपने नागरिकों या नेशनल्स पर क्षेत्राधिकार लागू करने की अनुमति देता है, भले ही वे नागरिक रह कहाँ रहे हो, अपने राज्य के क्षेत्र के बाहर विदेश में ही क्यों ना रह रहे हो, लगेगा कोई अपराध करेंगे तो ये राष्ट्रीयता सिद्धांत में इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेशनल्स नागरिक आप तो यहीं के हो ना, ठीक है, तो आप पे उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। प्रकार देख लो भाई,
और परिभाषा देख लो। सक्रियता, राष्ट्रीयता यानी एक्टिव नेशनलिटी क्या होती है? एक राज्य अपने नागरिक द्वारा विदेशों में किए गए अपराधों पर मुकदमा चला सकता है। ठीक है, यानी कि एक राज्य क्या करेगा, एक राज्य अपने नागरिक द्वारा का विदेश में किए गए कोई भी अपराध हो उस पर क्या कर सकता है, मुकदमा चला सकता है। अधिकांश देश इसका उपयोग करते हैं। अधिकांश देश क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। निष्क्रिय राष्ट्रीयता देखें यानी पैसिव नेशनलिटी देखें, एक राज्य अपने नागरिक के खिलाफ विक्टिम यानी विदेशों में किए गए अपराधों पर मुकदमा चला सकता है, भले ही अपराधी विदेशी हो। यह सिद्धांत अधिक विवादास्पद है, लेकिन आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अधिक उपयोग किया जाता है। यानी कि एक निष्क्रिय नेशनलिटी भी होती है कि एक राज्य क्या करता है, अपने नागरिक के खिलाफ यानी जो विक्टिम है विदेशों में किए गए जो अपराधों पर मुकदमा चला सकता है, भले ही अपराधी विदेशी हो, लेकिन फिर भी वो मुकदमा उस पर चला सकता है। यह सिद्धांत अधिक विवादास्पद है, लेकिन जो आतंकवाद होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध के संदर्भ में अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी आप लोग एक मूवी चल रही है धुरंधर भाई, मस्ट वॉच, देख लेना एक बार जाके, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे आतंकवादी की सोच है, कैसा वो लोग सोचते हैं और कैसी एक तरीके से पर्टिकुलर एक तरीके से जहर जो घुला है वो चीज कैसे है उसमें डिस्क्राइब करी गई, वो आप जरूर देखो। बाकी जब मूवी देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, मूवी बनाने वाला चूतिया नहीं होता है, मेन बात मेरे हिसाब से यही होती है। मूवी किसी ने बनाई है तो बहुत सोच समझ के बनाई, बहुत अच्छी मूवी बनाई है, क्योंकि जो रियलिटी होती है दिखाओगे तो वही अच्छा। देखो, जहाँ सुई नहीं होगी वहाँ फारा भी नहीं बनेगा। ठीक है, कहीं तो सुई है, तभी तो फारा बना, सुई नहीं यहाँ तो पूरा सूजा ही है। ठीक है, ध्यान रखो भाई। निर्णितवाद, अब निर्णितवाद इसमें भी देख लो कौन कौन से हुए हैं निर्णितवाद। इसमें कौन सा डिसाइडेड केस लॉज में देखे तो संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम यूनिस, जो यूनाइटेड स्टेट वर्सेस यूनिस वाला मैटर देखे तो इसमें फैक्ट ये था कि यूनिस एक लेबनानी नागरिक ने एक विमान का अपहरण किया जिसमें अमेरिकी नागरिक भी सवार थे। हालांकि अपहरण लेबनान में हुआ था। यूनिस क्या था, एक लेबनानी नागरिक है, उसने क्या करा, एक विमान का अपहरण किया, मतलब एक हाईजैक कर लिया जिसमें अमेरिकी नागरिक भी सवार थे। जिसमें क्या थे, अमेरिकी नागरिक सवार थे। हालांकि अपहरण लेबान में हुआ था, लेकिन जो अपहरण हुआ था, जो हाईजैक हुआ था, वो लेबनान में हुआ था। सिद्धांत देखो कि सिद्धांत ये कह रहा है कि अमेरिका ने अपहरणकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए निष्क्रिय राष्ट्रीयता सिद्धांत, पीड़ितों के अमेरिकी नागरिक होने के कारण, और संरचनात्मक सिद्धांत विमान अपहरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानने के कारण दोनों का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने क्या करा कि जो अपहरणकर्ता जो था, जो भी यूनिस था, उस पर मुकदमा चलाने के लिए एक तो निष्क्रिय राष्ट्रीयता सिद्धांत यानी कि पीड़ितों के जो अमेरिकी नागरिक होने का, जो पीड़ित है वो अमेरिकी नागरिक थे, तो राष्ट्रीयता सिद्धांत चला के भाई मुकदमा करा, एक ये टॉपिक पकड़ लिया। और जो संरचनात्मक सिद्धांत है कि विमान अपहरण को कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानने के कारण भी क्या करा, दोनों का इस्तेमाल किया सिद्धांत में। निष्कर्ष ये निकला कि न्यायालय ने निष्क्रिय राष्ट्रीयता सिद्धांत की अनुमति दी। न्यायालय ने क्या करा, या जो मतलब कि जो कोर्ट था उसने क्या करा, निष्क्रिय राष्ट्रीयता सिद्धांत की अनुमति दे दी। खासकर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों और आतंकवादी कृत्यों से जुड़े मामलों में इसे वैध आधार के रूप में स्थापित किया। क्या करा, इसे वैध मतलब एक लीगल एक बेस के रूप में स्थापित किया। यानी न्यायालय ने जो क्या करा, निष्क्रिय राष्ट्रीय सिद्धांत की अनुमति भी दे दी और खासकर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों और आतंकवादी कृत्यों से जुड़े मामलों में इसे वैध आधार के रूप में क्या करा, स्थापित भी किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। संरचनात्मक सिद्धांत देख लो भाई, ये प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल था। इस सिद्धांत के तहत यह था कि एक राज्य उन अपराधों का क्षेत्राधिकार का दावा कर सकता है जो सीधे उसकी सुरक्षा, संप्रभुता या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालते हैं। ठीक है, भले ही अपराध विदेश में और एक विदेशी नागरिक द्वारा किया गया हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इस सिद्धांत के तहत यह था कि एक राज्य क्या कर सकता है, उन अपराधों पर क्षेत्राधिकार का दावा कर सकता है जो सीधे उसकी सुरक्षा, संप्रभुता या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालते हैं, भले ही क्या हो अपराध विदेश में और एक विदेशी नागरिक द्वारा ही क्यों ना किया गया। उदाहरण में देख लो कि जो जासूसी होती है यानी जो एस्पाइनेज होती है, सरकारी मोहरों का जालसाजी हो गई यानी काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी हो गई, नागरिकता संबंधी कानूनों का उल्लंघन हो गया, सरकारी दस्तावेजों की चोरी, ये सब इसके क्या संरचनात्मक सिद्धांत के उदाहरण है। समझ में आया। इलस्ट्रेशन देख लो, यानी एक तरीके एग्जाम्पल देखो कि यदि एक रूसी नागरिक फ्रांस में बैठकर भारत सरकार के खिलाफ जासूसी करता है, आपको एक रशिया का नागरिक है फ्रांस में बैठा है और भारत सरकार के खिलाफ जासूसी करता है या भारतीय मुद्रा की जालसाजी करता है यानी कि नकली नोट और छापना ये सब करता है, तो भारत संरचनात्मक सिद्धांत के आधार पर उस पर क्षेत्राधिकार का दावा कर सकता है। ठीक है, जुरिडिक्शन का दावा कर सकता है। ठीक, सार्वभौमिकता का सिद्धांत यानी यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल क्या होता है वो देख लो।
यह सिद्धांत सबसे व्यापक है। यह सिद्धांत क्या है? सबसे व्यापक है। इसके अनुसार कुछ अपराध प्रकृति में इतने जघन्य यानी हीनियस माने जाते हैं कि वे समग्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी के विरुद्ध अपराध होते हैं। इसीलिए किसी भी राज्य को इन अपराधों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, भले ही अपराध उसके क्षेत्र में ना हुआ हो, अपराधी उसका नागरिक ना हो या पीड़ित उसका नागरिक ना हो। दो तीनों चीजें इसके अंतर्गत क्या होती है? आती है। अपराधों के उदाहरण देख लो, तो अपराधों के उदाहरणों में देखेंगे समुद्री डकैती हो गई यानी पायरेसी हो गई। पायरेट्स देखी है? पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाली जो मूवी पूरी सीरीज, तो उसमें से समुद्री डकैती होती है, समुद्री लुटेरे, युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम्स हो गए, नरसंहार जेनोसाइड्स मचा दिया यानी जनरल डायर ने जो करा था उन्हीं रविवार नहीं, 13 अप्रैल कब करी थी? 1919 ही थी शायद, 1918 थी। तो वो अजर्रा गोलियां चलवा दी थी। कहाँ पे था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसे जीनोसाइड कहते हैं, नरसंहार कर दिया था भाई। और मानवता के खिलाफ अपराध कोई करे यानी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कुछ हो, तो ये सब क्या होते हैं? ये क्या बातें हैं? सार्वभौमिकता सिद्धांत यानी कि जो यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल के सिद्धांत के अंतर्गत ये सब आते हैं। और कुछ स्थितियों में यातना या टॉर्चर किया जा रहा हो तो उसमें उसके अंतर्गत अपराधों के उदाहरण होते हैं। ठीक है, यानी अपराध उसके क्षेत्र में ना हुआ हो, अपराधी उसका नागरिक ना हो या पीड़ित उसका नागरिक ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें निर्णित बात कौन कौन से यानी कि डिसाइडेड केस लॉ जरूरी होते हैं, समझ लो, समझ में भी आ जाता है। अटॉर्नी जनरल बनाम इचमैन। अटॉर्नी जनरल बजाय इचमैन यानी 1961 का मैटर था। तथ्य क्या है इसमें? एडोल्फ इचमैन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन में नरसंहार यानी होलोकॉस्ट के प्रमुख वास्तुकारों में से एक था। ये जो एडोल्फ इचमैन था वो द्वितीय विश्व यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जो नाजी शासन में नरसंहार है, होलोकॉस्ट जो हुआ था, जो यहूदी मारे गए थे, नरसंहार कर दिया था कतई, के प्रमुख वास्तुकारों में से एक था। उसने उसे अर्जेंटीना में खोजा गया और इजरायली एजेंटों द्वारा अपहरण करके इजराइल लाया गया। सिद्धांत यह था कि इजराइल ने इचमैन पर मुकदमा चलाने के लिए सार्वभौमिकता सिद्धांत मुकदमा चलाने के लिए क्या करा? सार्वभौमिकता सिद्धांत का प्रयोग किया। यह तर्क देते हुए कि जैसे अपराध किसी एक राष्ट्र के खिलाफ नहीं बल्कि समस्त मानवता और ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, इसीलिए उसने सार्वभौमिकता सिद्धांत का मतलब ये तो भाई यार, अगर ये तो पूरी मानवता के खिलाफ हो गया ना। अगर होलोकॉस्ट आपने नरसंहार करना शुरू कर दिया, बिल्कुल जीनोसाइड मचा दिया, जर्रा मार रहे हैं, कहीं 60 लाख यहूदी झुकाए और सबके गोली मार दी सर में, जो भी करा, तो ऐसे करना तो ये समस्त मानवता के खिलाफ हो गया ना। कोई भी अगर अपराध हो गया तो तो इजराइलियों ने क्या करा? इचमैन के खिलाफ सार्वभौमिकता सिद्धांत का यूज करा और मुकदमा चलाया। ठीक है, इसमें निष्कर्ष ये निकला आखिरी में कि इजराइल के न्यायालय ने इशमैन को दोषी ठहराया और फांसी की सजा दी। क्या दी? फांसी की सजा दी। यद्यपि अपहरण का तरीका विवादास्पद था कि आपको अपहरण नहीं करना चाहिए था, वो विवादास्पद रहा। क्षेत्राधिकार के आधार के रूप में सार्वभौमिकता सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता मिली थी। मतलब अपहरण करने को लेकर कहते भाई तुमने ये कर दिया, किसी के राइट्स कर दिए, किसी को किडनैपिंग करा, जो भी करा, तो वो विवादास्पद था। ये क्षेत्राधिकार के आधार पे क्या करा या जुडिक्शन के आधार के रूप में क्या करा गया? सार्वभौमिकता सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता मिली थी। निष्क्रियता सिद्धांत क्या होता है? यानी कि जिसे द इफेक्ट्स या फ्लोटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। कुछ विद्वान निर्वचन या प्रभाव सिद्धांत इफेक्ट्स प्रिंसिपल को एक अलग सिद्धांत मानते हैं। कुछ विशेष रूप में प्रतिस्पर्धा कानून या कंपटीशन लॉ या एंटी ट्रस्ट के संदर्भ में। जैसे परिभाषा देखें तो एक राज्य क्षेत्राधिकार का दावा कर सकता है। एक राज्य क्या कर सकता है? क्षेत्राधिकार का दावा कर सकता है यदि विदेशी आचरण यानी फॉरेन कंडक्ट का उसके क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष प्रभाव या सब्सटेंशियल एंड डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक राज्य क्षेत्राधिकार का दावा कर सकता है यदि विदेशी आचरण या फॉरेन कंडक्ट का उसके क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष प्रभाव या सब्सटेंशियल एंड डायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ता है। उदाहरण के रूप में देखिए, यदि विदेशी कंपनियां विदेशों में बैठकर एक कार्टेल बनाती हैं जो किसी भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है, तो भारत इस सिद्धांत के आधार पर उन कंपनियों पर मुकदमा चला सकता है। यह सिद्धांत प्राय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कानून में विवादास्पद रहता है। ठीक है, कोई मैटर किसी पे, अरे यार कहीं अगर भाई अगर किसी की वजह से हमारे को इफेक्ट पड़ रहा है तो मुकदमा तो चलाएंगे यार, कि तुम्हारी वजह से हम पे हमारे क्यों लकड़ी पड़ा। अगर कोई इंसान किसी और की गलती का हम भरे, फ्री फंड में भरे, जैसे अपने घर में कोई गलती करे उसका हम करनी भरेंगे, अब कोई दूसरा कर रहा है उसकी करनी हम भरे, तो जाहिर सी बात है अगर हम उससे परेशान है तो हम उस पर मुकदमा चलाएंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे। जाहिर सी बात है ना, ऐसे इसको देशों में रख लो।
आखिरी में निष्कर्ष ये निकलता है कि सिद्धांतों का समन्वय यानी कंक्लूजन कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स का कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई भी एक सिद्धांत दूसरे से अधिक श्रेष्ठ नहीं है, सार्वभौमिकता को छोड़कर, जो अनिवार्य रूप से लागू होता है। अधिकांश देश अपनी क्षेत्राधिकार शक्ति का आधार उपरोक्त में से एक या अधिक सिद्धांतों का सम्मिश्रण या कॉम्बिनेशन पर ही रखते हैं। इकलौता कोई नहीं यूज करता है। जब दो या दो से अधिक देश एक ही अपराध का क्षेत्राधिकार का दावा करते हैं, जैसे क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता दोनों, तो इसे समवर्ती क्षेत्राधिकार कॉनकरेंट जुरिडिक्शन कहा जाता है, जिसे आमतौर पर प्रत्यर्पण संधियों या पहले आने वाले जो प्राथमिकता फर्स्ट कम या फर्स्ट सर्व्ड के अनौपचारिक नियम द्वारा हल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन का खत्म हो गया और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा लेंदी ये हम लोग का वीडियो रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के। अगर आप इंटरनेशनल लॉ पे आप बात भी करते हो, जरूरी नहीं है वकालत करो इंटरनेशनल लॉ पे। अगर वकालत करो तो वेल गुड, अगर भगवान का एक ना एक वकील हम लोग का इंटरनेशनल लॉ में भी हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो, लेकिन इन पे चर्चाएं करो आप, तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये केस हुआ या किसी ने कहीं मुकदमा चला दिया। देश कैसे मुकदमे चला देते हैं दूसरी लोगों कंपनी, इंडिया अगर कोई बाहर की कंपनी है तो हमें नुकसान पहुंचाने कह दूंगा। तो ये सब क्षेत्राधिकार है, जुडिक्शन है हमारे, कैसे कैसे नियम बने हुए, ये सब नियमों का यूज आप इसमें भी कर सकते हो, अपने लोकल लॉज में भी आप इनको उठा के दिखा सकते हो कि देखो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है तो हम लोग लोकल लेवल पे क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। ज्ञान कभी खराब नहीं होता है, ज्ञान लेते रहो। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक दो बार 1.5x की स्पीड पर लगा के दो बार वीडियो देखोगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बीएसए भी आएगा, लेबर लॉ भी आएगा, प्रोफेशनल एथिक्स भी आएगा, सब कुछ आएगा, हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स भी आएगा, सब आएगा। चार चार चैप्टर, चार हम लोग के साथ टॉपिक बचे हुए हैं, चार सब्जेक्ट बचे हुए हैं इस बार। ठीक है, 7 सेमेस्टर में, तो टेंशन वाली बात नहीं है, फटाफट फटाफट सब हो जाएगा, भरोसा रखो। ठीक है, ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।